दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य चैताली थानवी की लिखी कहानी शादी का सिग्नल। तेज बारिश हो रही थी, रास्तों पर पानी भर गया था जिसकी वजह से जगह जगह जाम लगा हुआ था। बस से उतरकर मधु तेज कदमों से चलने लगी। रेनकोट पहने हुए भी उसकी यूनिफॉर्म गीली थी। उसके फ़ोन से अलर्ट की आवाज़ आई। उसकी माँ का मैसेज था, आज घर जल्दी आना था, तू आधा घंटा लेट है। ट्रैफिक का बहाना तो बना नहीं सकती, ट्रैफिक ऑफिसर जो ठहरी तू, तो कोई अच्छा सा बहाना सोच लेना। माँ का ये मैसेज पढ़कर मधु मुस्कुरा दी। मधु शास्त्री नगर एरिया की या शायद पूरे शहर की इकलौती लेडी ट्रैफिक ऑफिसर थी। कॉलेज के बाद कुछ ने MBA किया, कुछ ने PhD, तो कई अपना बिजनेस खोलने की सोचने लगे। उसने ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जाने का फैसला किया। मधु को बचपन से अपने मन का काम करने से कभी रोका नहीं गया था, सो इस बार भी किसी ने नहीं रोका। माँ तो शान से सबको कहती थी कि उनकी बेटी अफसर है। उसके किसी भी सपने से माँ को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन आज माँ के और उसके सपने उलझ गए थे। उसका ट्रैफिक ऑफिसर होना अब माँ को कहीं न कहीं अखर रहा था। अब तक 7 जगह उसके रिश्ते की बात चल चुकी थी और 7 जगह से एक ही जवाब आता जो माँ को निराश कर जाता था। उसके काम के बारे में सुनकर सब अलग अलग बहाना करके मना कर देते। कोई कहता, वो हमने अभी देखा, आपकी बेटी का 8वां ग्रह हमारे बेटे के 9वें ग्रह से मिल नहीं रहा है, तो अब परेशानी आ सकती है। तो कोई कहता, हमारा बड़ा परिवार है तो एडजस्ट करने में ना इसको शायद दिक्कत आएगी, ये कह के मना कर देता। एक ने तो सीधे उसके काम पे सवाल उठा दिया, ऑफिसर, अरे ट्रैफिक के तो हवलदार होते हैं ना। अच्छा, इंग्लिश में कहते होंगे पर है ये मतलब ये लड़की ट्रैफिक हवलदार है ना। एक लड़के की माँ बोली, ये शादी के बाद भी यूं ही चौराहे पे खड़े होके इशारे करेगी, हमें पसंद नहीं आएगा। अब माँ से बात करना सांप सीढ़ी खेलने जैसा हो गया था। बात शुरू चाहे कहीं से हो, घूम फिर के सांप की पूंछ पे आ जाती थी, मतलब उसकी शादी पे। आज गिन के 8वां रिश्ता आया था उसके लिए। यही वजह थी कि माँ उसको घर जल्दी बुला रही थी। आज मनोज और उसके मम्मी पापा आने वाले थे उससे मिलने। मनोज था कोई उसकी बुआ की ननद का लड़का। उसको पता था कि आज भी वही होगा जो हर बार होता चला आ रहा था। उसे बस एक ही उम्मीद थी कि इस बार कारण कुछ नया इंटरेस्टिंग सा बताए। बारिश धीमी होने पर उसने अपना रेनकोट उतारा तो अपने बाएं बाजू पे लगा कीचड़ देखकर उस कार वाले पर गुस्सा आ गया जो तेजी से चौराहा क्रॉस कर रहा था। जलजोग चौराहे पर उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। वो गली के एक कोने में खड़ी होके माँ के आए अनगिनत मैसेजेस पढ़ रही थी कि तभी एक लाल रंग की कार स्पीड लिमिट तोड़ते हुए आई और उस पे कीचड़ वाला पानी उछालते हुए चली गई। उस कार को रोकने का इशारा करते हुए वो चिल्लाई। वो कार फिर भी नहीं रुकी तो मधु ने हवलदारों के साथ उसको रुकवा दिया। कार में एक भरा पूरा परिवार बैठा था और वो भी ऐसे जैसे किसी शादी में जा रहा हो। पर जिस तरह से कार चलाई जा रही थी, मधु को शक हो रहा था कि ये लोग शादी में ही पहुंचेंगे या कहीं और। लाइसेंस निकालो, मधु ने तीखे स्वर में कहा। मैडम, इतनी तेज बारिश है, लाइसेंस निकालेंगे तो खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं अंकल जी, मैं वैसे भी लाइसेंस कैंसिल ही करने वाली हूँ। उसने उनका लाइसेंस जब्त कर लिया। ऐसे लोगों को लाइसेंस मिल भी कैसे जाता है। मधु गुस्से में अपने आप से बड़बड़ाने लगी। इन्हीं लोगों की वजह से उसको घर जाने में भी देर हो गई थी और माँ के मैसेज बढ़ते जा रहे थे। वो अपनी शिफ्ट खत्म करके जल्दी से घर की तरफ चलने लगी। जब घर पहुंची तो देखा उसके घर के बाहर वही लाल कार खड़ी थी। कीचड़ से खराब हुई यूनिफॉर्म पहने जोर से छींकते हुए मधु घर के अंदर घुसी। हॉल में बैठे मेहमान उसको देखकर और वो मेहमानों को देखकर दोनों पक्ष हैरान रह गए। अरे ये लोग वही थे जिनका लाइसेंस उसने अभी अभी जब्त किया था। मनोज के पापा तो रिश्ते की बात भूल के लाइसेंस की बात करने लगे। आखिर में न लाइसेंस मिला न रिश्ता हुआ। उन लोगों के जाने के बाद मधु अपना रेनकोट सोफे पे फेंकते हुए खुद भी वहीं ढेर हो गई। माँ उसको गुस्से से घूर रही थी। बोली, ये क्या किया तूने? जूते उतारते हुए मधु बोली, माँ ओवर रिएक्ट मत करो हाँ प्लीज, मैंने अपनी ड्यूटी की है, बस छोड़ देना ड्यूटी। माँ, जिनको उसके अफसर होने पर कभी गुरूर होता था,
उनके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मधु को बहुत धक्का लगा। फिर बात को संभालते हुए माँ बोली, देख तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से रिश्ता नहीं होता है। तेरी चिंता होती है मुझको बेटा, कैसे होगी तेरी शादी। ठीक है, शादी करनी है ना, मैं खुद लड़का ढूंढ लूंगी, मधु ने कहा। उसने माँ से कह तो दिया था, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का ढूंढेगी कैसे। ऐसा नहीं था कि उसको शादी करनी ही नहीं थी। जब भी वो किसी कपल को हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करते देखती तो उसके मन में एक टीस उठती थी। वो भी एक लाइफ पार्टनर चाहती थी, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि उसको अपना काम छोड़ना पड़े। उसका काम उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। उसके एरिया में कोई ट्रैफिक रूल तोड़ ही नहीं सकता था, और किसी ने अगर तोड़ भी दिया तो वो उसको छोड़ती नहीं थी, चाहे वो नेता का भतीजा हो या किसी हीरो का भांजा। अरे अपने खुद के भाई की बिना हेलमेट बाइक चलाने की आदत उसी ने चालान काट काट के छुड़वाई थी, लेकिन उसके काम की किसी को कदर नहीं थी। इसीलिए बुआओं और चाचियों के लाए हुए रिश्ते उसका काम सुन के मना हो जाते थे। आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में सबको पता था कि वो ट्रैफिक ऑफिसर है। तो फिर ऐसी कौन सी जगह है जहां किसी को नहीं पता कि वो ट्रैफिक ऑफिसर है? मैट्रिमोनियल वेबसाइट। उसने उठाया अपना लैपटॉप और मैट्रिमोनियल साइट पे अपना प्रोफाइल बनाने बैठ गई। उसको प्रोफाइल बनाने में 4 घंटे लग गए। नाम, हाइट, हॉबी सब कॉलम भर दिए थे, लेकिन एक कॉलम में अटक गई थी, ऑक्यूपेशन यानी नौकरी। यहाँ ट्रैफिक ऑफिसर तो लिख नहीं सकती थी, तो फिर क्या लिखे? उसने टीचर लिखा, फिर डिलीट कर दिया। नहीं भाई, अगर किसी ने कोई मैथ्स की मुश्किल इक्वेशन पूछ ली तो? फिर वकील सोचा, नहीं ये भी मुश्किल होगा। फिर सोचा कुछ अलग सा लिख दे, जैसे फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ट्रैवलर। नहीं, ये भी नहीं जमेगा। उसने बहुत सोचा, लेकिन वो अपने आप को ट्रैफिक ऑफिसर के अलावा किसी और नौकरी में देख ही नहीं पाई। वो ये सब जो भी कर रही थी उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि सही है या गलत। लेकिन अब जो भी हो, उसको ये शादी का किस्सा खत्म करना ही था। अगले दिन जब उसने साइट खोली तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके लिए एक रिश्ता आया था, सुशांत वोहरा। प्रोफाइल फोटो में उसने कड़क इस्त्री की हुई फॉर्मल शर्ट पहनी थी। आंखों पे चश्मा था, जिसकी वजह से वो एकदम सिंसियर टाइप लग रहा था। वो इंजीनियर था और इसी शहर का था, और कल उससे कैफे में मिलना चाहता था। उसकी प्रोफाइल ठीक ठाक थी और कल उसकी छुट्टी भी थी। शायद अब ये शादी का मसला हल हो ही जाए। लेकिन फिर उसको अपनी प्रोफाइल याद आती और उसमें लिखा हुआ झूठ। आज तक अपने काम में कोई बेईमानी न करने वाली लड़की ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया था। पर फिर वो मन को ये कह के समझाती कि उसने कोई झूठ थोड़ी बोला था, सिर्फ एक बात नहीं बताई थी। कोई बात ना बताने पे थोड़े चालान कटता है। कभी राइट साइड तो कभी रॉन्ग साइड पे उछलते हुए, अपने मन को संभालते हुए वो सुशांत से मिलने के लिए तैयार होने लगी। मधु ने नया चूड़ीदार कुर्ता पहना था, जिसके लहरिये दुपट्टे के किनारों पर छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए थे। कानों में बड़े झुमके थे और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी। उसे यूं बिना वजह इतना तैयार होते माँ ने कभी देखा नहीं था। उसे देखकर तो वो जैसे एक जगह पे जमी रह गई। शीशे में पीछे खड़ी माँ को देखकर वो काजल लगाते लगाते रह गई। उसने माँ को मैट्रिमोनियल वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं बताया था। अगर बताती तो वो ओवर एक्साइटेड होके उसके साथ चल पड़ती और जाते ही लड़के के शेरवानी और उसके लहंगे के कलर भी मैच करके आ जाती। हाथ में काजल की पेंसिल छिपाती मधु को देखकर माँ बोली, लगा ले, अच्छी लग रही है। वो काजल लगाकर फटाफट कैफे के लिए निकल गई। कैफे में एक टेबल पर बैठा सुशांत कॉफी पी रहा था। वो अपना बायां पैर हिलाते हुए बार बार अपनी घड़ी देखे जा रहा था। मधु ने पूरी कोशिश की कि वो किसी भी एंगल से ट्रैफिक ऑफिसर न लगे, लेकिन अपनी चाल बदल नहीं पाई। पीठ एकदम सीधी और दोनों हाथ पीछे की तरफ करके वो एक ऑफिसर की तरह ही चलती चली आई। सुशांत बोला, सॉरी मैंने पहले ही कॉफी ऑर्डर कर ली, आप क्या लेंगी? मैं भी वही कॉफी। बड़े सारे लोगों का चालान काट चुकी मधु आज थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। असल में वो पहली बार किसी लड़के से इस तरह कैफे में मिल रही थी ना। वेटर को कॉफी का ऑर्डर देकर दोनों लोग काफी देर चुपचाप बैठे रहे। सुशांत तो अब भी अपना पैर हिलाए घड़ी की तरफ देखे जा रहा था।
जैसे उसको बात करने में कोई दिलचस्पी ही ना हो। वो भी दूसरी तरफ देखने लगी। सुशांत ने शायद फॉर्मेलिटी के लिए फिर पूछ ही लिया, तो आप कहाँ तक पढ़ी हैं? वो बिना उसकी तरफ देखे बोली, प्रोफाइल में लिखा हुआ है मेरे। हाँ सॉरी, वो एक्चुअली तभी जोर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। उनका कॉफ़ी का ऑर्डर लाते हुए वेटर के पैर लड़खड़ा गए थे और ट्रे पास वाली टेबल पे बैठे लड़के पे गिर गई। उसके कपड़े ख़राब हो गए थे। वो वेटर उसको लगातार सॉरी बोले जा रहा था और वो बुरी तरह वेटर को डांटे जा रहा था। जब उसने गुस्से में वेटर का कॉलर पकड़ लिया तो मधु दुपट्टे को कंधे के पीछे सरकाते हुए उठी और उसका हाथ पीछे खींचते हुए बोली, भाई साहब पिछले 15 मिनट से आपसे नॉन स्टॉप सॉरी बोले जा रहा है और आप कॉलर खींच रहे हो। हाथापाई की तो 2 मिनट में जेल भेज दूंगी, समझे? उसकी आवाज में ऐसा रौब था कि वो लड़का बिना चूं चा किए चला गया। वेटर ने उसको शुक्रिया कहा और वहां पे बैठे सारे लोग उसकी तारीफ करने लगे, पर उन लोगों में उसकी नजर सुशांत पर रुक गई जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो उसके पास आकर बोला, दूसरी कॉफी ऑर्डर करें? 1 कप मेरे लिए भी? ये सुनकर मधु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शायद उसकी तलाश पूरी हो गई थी। मधु को कॉफी ज्यादा मीठी लग रही थी या सुशांत की बातें, पता नहीं, पर वो जो भी कह रहा था उसको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोला, एक्चुअली मुझे झूठ बोलना बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं सीधे सीधे बात करूंगा। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। मुझको मम्मी पापा ने जबरदस्ती यहाँ भेजा है। मुझे उनकी पसंद की लड़की से नहीं करनी थी शादी। माफ कीजिए, मैं सीधा पॉइंट की बात करता हूँ। मेरे लिए सब इक्वल होना चाहिए। इफ आई वर्क तो मेरी वाइफ भी वर्किंग वुमन होनी चाहिए। जितना मैं कॉन्फिडेंट हूँ उसको भी होना चाहिए। और हमारी बहू बाहर काम नहीं करेगी, मुझको ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता है। मधु उसको चुपचाप सुने जा रही थी। अगर आपके पास डिग्री है, आप काम करना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है? सुशांत की बातों से मंत्रमुग्ध हुई मधु जोर से बोली, हाँ मतलब आपको दिक्कत नहीं है? सुशांत ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मधु के ये कहने से वो बहुत खुश हो गया। मुस्कुराते हुए बोला, मतलब आप जॉब करेंगी ना? अरे जॉब तो मैं वैसे ही करती नहीं, करना चाहती हूँ। उसने खुद को बीच में ही बचा लिया। बात तो तब बढ़ गई जब उसने मधु को जल्द से जल्द नौकरी दिलाने का वादा कर दिया। वो बोला, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जॉब ढूंढने में आपकी हेल्प करूंगा। बस एक बार जॉब मिल जाए, आप सेटल हो जाओ, हम शादी कर लेंगे। ये सुनकर मधु का मुंह खुला का खुला रह गया। सॉरी, मैं कुछ जल्दी पॉइंट पे आ गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप मुझको पसंद करते हो कि नहीं, और मैं सीधा शादी पे पहुंच गया। सुशांत हंसते हुए बोला तो मधु भी हंस पड़ी। दोनों की हंसी ने चुपचाप हामी भर दी थी। सुशांत के आने से उसकी जिंदगी कुछ कुछ बदल गई थी। अब उसकी सुबह सुशांत के गुड मॉर्निंग वाले मैसेज से होती थी और जब तक वो उसको गुड नाइट वाला मैसेज नहीं भेजता उसको नींद ही नहीं आती। कड़क मिजाज और सख्त रवैये वाली ऑफिसर अब बिना वजह के मुस्कुराने लगी थी। सुशांत ने एक बार उससे कहा कि उसकी आंखों में काजल बहुत अच्छा लगता है। बस उसी दिन से वो रोज काजल लगाने लगी। वो ज्यादातर छुट्टी वाले दिन सुबह देर से उठती और बाहर जाने के बजाय घर पे ही आराम करना पसंद करती। लेकिन आजकल वो छुट्टी वाले दिन घर पे आराम करने के बजाय 3-4 बार कपड़े बदल के तय करती कि आज उसको पहनना क्या है। एक दिन सुशांत ने उसको कॉल करके कहा, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, अभी नहीं बताऊंगा, कल जब हम कैफे में मिलेंगे तब बताऊंगा, पक्का पहुंच जाना 6 बजे। पता नहीं ऐसा कौन सा सरप्राइज देने वाला था उसको वो। मधु के दिमाग में 50 ख्याल आने लगे, पर सबसे पहला ख्याल यही आया कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि वो ट्रैफिक ऑफिसर है। इसी टेंशन में वो भूल गई कि कल उसकी ड्यूटी 5:30 बजे तक थी। आधा घंटा तो उसको घर जाने में ही लग जाएगा। वो तैयार कब होगी, कब कैफे जाएगी? यूनिफॉर्म में उसके सामने जा नहीं सकती थी, पर उसे किसी भी हालत में मिलने जाना तो था। कैसे, ये उसे भी नहीं पता था। सुशांत से मिलने के लिए मधु ने एक प्लान बनाया था। सुबह जब घर से निकलेगी तो एक बैग में कपड़े डाल देगी। जैसे तैसे करके वो ड्यूटी जल्दी खत्म करके कैफे पहुंच के वहीं चेंज कर लेगी। सुबह प्लान के मुताबिक माँ से बचते बचाते एक बैग के अंदर अपने कपड़े पैक किए और घर से निकल गई। शाम को भी अपनी ड्यूटी हवलदार को देकर वो वहां से जल्दी निकल गई। हाँफते हुए करीब 5:30 बजे वो कैफे पहुंच गई।
मधु खुश थी कि अब वो तैयार हो जाएगी और आराम से बैठकर सुशांत के आने का इंतजार करेगी। पर जैसे ही कैफे के अंदर आई तो देखा कि सुशांत वहां पहले से ही बैठा था। वो सूट बूट पहने टेबल के सामने लगे शीशे में देख के अपने बाल बना रहा था और मधु बुरी तरह से थकी हुई धूल लगी यूनिफॉर्म में खड़ी थी। मधु सुशांत को कैफे में देखते ही पलट गई। अगर सुशांत ने उसको यूनिफॉर्म में देख लिया तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। वो किनारे किनारे से अपनी टोपी से अपना मुंह ढकते हुए बड़ी मुश्किल से वॉशरूम पहुंची। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा हो और सुशांत ट्रैफिक ऑफिसर हो जिससे वो बच के भाग रही थी। वॉशरूम पहुंचते ही उसने बैग खोला और फटाफट चेंज किया। फिर एक लंबी सांस लेकर वो वॉशरूम के बाहर निकली। वो और सुशांत दोनों टेबल पर काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। सुशांत अपने ऑर्डर के आने का इंतजार कर रहा था। उसने कहा वो ऑर्डर आने के बाद ही सरप्राइज बताएगा। कुछ देर इंतजार के बाद जब सुशांत का ऑर्डर किया हुआ केक आया तो वो उसे देखकर गुस्सा हो गया। मैंने मैंगो केक बोला था भाई, ये कौन सा केक है? वेटर ने उससे कहा कि आज मैंगो अवेलेबल नहीं था इसलिए वो केक बन नहीं पाया। इस पे सुशांत बोला, अगर नहीं था तो पहले बता देते। सॉरी सर, पर ये केक हमारी स्पेशलिटी है। बात केक की नहीं है बॉस, बात यह कि आपने झूठ बोला। सुशांत की यह बात सुनकर मधु सन्न हो गई। झूठ तो उसने भी बोला था। वो तो इस छोटे से झूठ से इतना परेशान हो गया था। जब उसको पता चलेगा कि उसने सुशांत से इतना बड़ा झूठ बोला है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? क्या ये झूठ बोलकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी? वो इन ख्यालों में कहीं गुम सी हो गई। सुशांत उसका हाथ हिलाते हुए बोला, कहीं तुम्हारा मूड मेरी वजह से खराब तो नहीं हो गया? सॉरी यार, पर जब ऐसे कोई झूठ बोलता है ना मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा छोड़ो ये सब यार। अब जो मैं तुमको सरप्राइज बताने वाला हूँ उससे तुम्हारा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या? मधु ने पूछा तो सुशांत खुश होते हुए बोला, मैंने तुम्हारा बायोडेटा एक कंपनी में भेजा था, वहां से रिप्लाई आ गया है। वो कल ही तुमसे मिलना चाहते हैं। तो ये था सरप्राइज। मधु को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सरप्राइज था या मुसीबत। उसकी जिंदगी में एक परेशानी खत्म होती नहीं थी कि दूसरी परेशानी शुरू हो जाती थी। इतनी मुश्किलों का सामना तो उसने कभी ट्रेनिंग तक में नहीं किया था। पहले शादी का झमेला, फिर ये झूठ और अब ये इंटरव्यू। अब इस इंटरव्यू का क्या करे? उसे तो देना नहीं था ये इंटरव्यू। वो तो पहले से नौकरी कर रही थी। वो कभी घर पे काम तो कभी जुकाम का बहाना बना के टालती रही, लेकिन एक दिन सुशांत उसको इंटरव्यू के लिए ले ही गया। बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके वो वहां से रिजेक्ट होके आई थी। उसे तो फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन सुशांत का तो पारा ही चढ़ गया। अरे पक्का सिफारिश का चक्कर होगा यार, वरना तुम जैसी क्वालिफाइड लड़की को कोई रिजेक्ट कैसे कर देगा है? इन लोगों पे तो केस हो जाना चाहिए। उसका मूड इतना खराब हो गया था कि उसने दिन में लंच भी नहीं किया। घर जाके भी पता नहीं खाया होगा कि नहीं। ये सब सोच के मधु को बहुत बुरा लग रहा था। मन कर रहा था कि उसको सब सच बता दे कि वो पहले से ही नौकरी करती है। पर सुशांत को झूठ से सख्त नफरत थी। अगर उसको पता चल गया कि उसने झूठ बोला तो मुश्किल से शुरू हुई उसकी शादी की गाड़ी कहीं लंबे ट्रैफिक जैम में न फंस जाए। मधु जैसे अपने ही जाल में फंस गई थी। वो चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी, बिना वजह सबको डांटने लग गई थी। फिर एक दिन जब स्पीड लिमिट से ज्यादा गाड़ी चलाने पे एक लड़का पकड़ा गया तो मधु के अंदर का सारा गुस्सा, सारा गुबार उफान मार के ओवरफ्लो हो गया। लोगों ने भी गाड़ियां रोककर आसपास भीड़ इकट्ठा कर ली। उस भीड़ में मधु को एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। उसने गौर से देखा तो वो सुशांत था। वो घबरा गई, लेकिन फिर उसको लगा कि अगर वो उसको देख ले तो अच्छा ही होगा। इतने दिन से जिस बोझ के साथ जी रही थी वो उतर जाएगा। हाँ, लेकिन वो उससे फिर कभी बात नहीं करेगा। एक मिनट में उसके दिमाग में इतनी उछल कूद हो गई थी, पर वो सुशांत फोन पे बात करने में बिजी था। वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। फिर भी मधु उससे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। मधु का ध्यान दूसरी तरफ होता देख वो लड़का चुपके से अपना कॉलर उसके हाथ से छुड़ा के भाग गया। पहली बार मधु के हाथ से ऐसे कोई निकल गया था। वो हैरान थी, वो ये क्या कर रही थी? जब उसने कभी अपने काम में बेईमानी नहीं की थी तो सुशांत के साथ क्यों कर रही थी? उससे झूठ बोल के वो खुद को भी धोखा दे रही थी। अपने आप को बहुत ईमानदार ऑफिसर मानने वाली मधु को अब अपने आप पे शर्म आ रही थी। कब तक वो सुशांत से इस सच को छुपाती रहेगी? कभी तो बताना पड़ेगा ना उसको, तो अभी क्यों नहीं?
उसने उसी वक्त अपना फोन उठाया और सुशांत को कॉल लगाया। सुशांत, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। प्लीज आज हम कैफे में मिल सकते हैं क्या? क्या वो कोई प्रॉब्लम है? तुमसे मिलके ही बताऊंगी, मधु ने कहा। यह कह के उसने फोन रख दिया। अब चाहे जो भी हो, उसको सुशांत को सब कुछ सच बताना ही था। वो और सुशांत कैफे में शायद एक साथ आखिरी बार बैठे थे। उसने बोलना शुरू किया। सुशांत, तुमको मेरे लिए नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं नौकरी नहीं करती हूँ। मैं एक ट्रैफिक ऑफिसर हूँ और मुझे इस बात से कोई शर्म नहीं है। मुझे लगा था कि ये जान के कि मैं एक ट्रैफिक ऑफिसर हूँ, तुम भी बाकी लड़कों की तरह मना कर दोगे, इसलिए नहीं बताया। फिर भी मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे पता है कि ये सब सुन के तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, लेकिन झूठ बोल के अजीब सा लग रहा था, इसलिए ये बात बतानी ज़रूरी थी तुमको, तो बता दी। बाय। ये कहने के बाद मधु ने उसके कुछ बोलने का इंतज़ार नहीं किया। वो बस वहाँ से उठकर चली गई, वापस उसी दुनिया में जहाँ सुशांत नहीं था। फिर वही रूटीन लाइफ। अब न वो बिना वजह हंसती, न काजल लगाती, न किसी रिश्तेदार के यहाँ जाती थी और न ही किसी से बात करती थी। सुशांत के आने के पहले उसकी जिंदगी इतनी खाली नहीं थी जितनी उसके जाने के बाद हो गई थी। उसे इतना उदास देखकर माँ उससे कारण पूछती तो वो कुछ बताती नहीं। माँ ने इस बात का हल निकाल लिया था, उसकी शादी। इसलिए अब फिर से उसके लिए रिश्ता आया था। एक बार फिर वो उसी जगह पे आके खड़ी हो गई थी जहां से उसने कुछ दिन पहले चलना शुरू किया था। उस दिन भी उसको छुट्टी नहीं मिली थी। वो ड्यूटी खत्म करके घर जा रही थी। चलते चलते वो कुछ गिन रही थी। 7, 8 नहीं 9, ये 9वां रिश्ता था उसके लिए। उसे ना अब चिढ़ हो रही थी, नहीं कोई फर्क पड़ रहा था। घर पहुंचते ही उसको ड्राइंग रूम से लोगों के हंसने की आवाजें आने लगीं। उसने एक लंबी सांस ली और घर के अंदर आ गई। अंदर आकर उसने अंकल जी, आंटी जी को नमस्ते किया और फिर जब वो लड़के की तरफ मुड़ी तो लगभग चिल्ला पड़ी, सुशांत। उसकी माँ उसके पास आकर बोली, बेटा मैं भी तेरी माँ हूं, मतलब आपको सब पता था? मधु का दिमाग ही चकरा गया कि तभी पास आकर सुशांत बोला, उस दिन कैफे में मुझे तुमको कुछ कहना था, लेकिन तुम बात किए बिना ही चली गई थी। वही कहने आया हूं यहाँ। क्या? मधु ने पूछा तो सुशांत बोला, यही कि तुम यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लगती हो। मधु मुस्कुरा दी। उसकी शादी की गाड़ी हर सिग्नल तोड़कर हाईवे पर फुल स्पीड में चलने लगी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।